जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब CDP बाल विकास के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है इवान पावलोव, इसको हम सब कवर करेंगे। इसके पहले जो हम सब क्लास लिए थे उसमें हम सब अधिगम के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक से जाने थे, लेकिन वहाँ पे हमने एक टॉपिक आपको नहीं कवर कराया था, अधिगम के सिद्धांतों का वर्गीकरण। इसलिए नहीं वहाँ पे कवर कराया गया था क्योंकि जो अधिगम के सिद्धांतों का वर्गीकरण होता है, इसी में जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनको अलग किया जाता है। कौन व्यवहारवादी के अंतर्गत आते हैं, कौन गेस्टाल्टवादी के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम सब उनका वर्गीकरण करेंगे। कौन से मनोवैज्ञानिक, जैसे इवान पावलोव हैं, इवान पावलोव कौन से किसके अंतर्गत आएंगे, व्यवहारवादियों के अंतर्गत आएंगे, गेस्टाल्टवादियों के अंतर्गत आएंगे, यह सब डिफाइन करेंगे। इनके अतिरिक्त और जो भी मनोवैज्ञानिक हैं सबको सबसे पहले हम सब अलग अलग करेंगे। उसके बाद जितने भी आपको मनोवैज्ञानिक हैं सभी मनोवैज्ञानिकों को यहाँ पे विस्तार पूर्वक से पढ़ा जाएगा। इसलिए वहाँ पे हम सब अधिगम के सिद्धांतों का वर्गीकरण नहीं पढ़े थे। तो यह क्लास आपकी पूर्णतः थ्योरी क्लास है दोस्तों। सबसे पहले हम सब इवान पावलोव के बारे में पढ़ेंगे, उससे संबंधित जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को भी हम लास्ट में कवर करेंगे, ताकि जो आपका कंसेप्ट है वह क्लियर हो जाए। दोस्तों, आप जो भी टॉपिक पढ़िए, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस तरीके से तैयारी करिए, जैसे आप इवान पावलोव को पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से पढ़िए, फिर दोबारा आपको इवान पावलोव को नहीं पढ़ना पड़े, थ्योरी तो नहीं पढ़ना पड़े, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, इस तरीके से पढ़ने का प्रयास करिए, फिर हमको दोबारा उस पर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो आज आपकी यह 6वीं क्लास है। इसके पहले हम सब 5 क्लासों को कवर कर चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी क्लासें उपलब्ध हैं। अगर आपको यह सब क्लासों को देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सभी क्लासों को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण यह चैनल है। और सीटेट के लिए दोस्तों आप सभी ये जानते होंगे जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप यहाँ पे देखिए बगल में जितने भी 2011 से लेकर 2024 तक, जनवरी 2024 तक जितने भी आपके सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सब पेपर यहाँ पे डेली सॉल्व कराए जाते हैं। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सब समझते हैं अधिगम के सिद्धांतों का वर्गीकरण कैसे हुआ है। पहला होता है व्यवहारवादियों का सिद्धांत और दूसरा है दोस्तों संज्ञानात्मक सिद्धांत, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत। जो अधिगम का सिद्धांतों का वर्गीकरण 2 भागों में हुआ, पहला है व्यवहारवादियों का सिद्धांत और दूसरा है दोस्तों संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत। इसके बाद देखते हैं, सबसे पहले हम सब व्यवहारवादियों का सिद्धांत समझेंगे। व्यवहारवादियों के सिद्धांत के अंतर्गत किसे कहते हैं, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आपके व्यवहारवादियों के अंतर्गत आएंगे। व्यवहारवादियों का विचार कि इस वर्ग के सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया को उद्दीपक स्टिमुलस एवं अनुक्रिया दोस्तों रिस्पांस के बीच संबंध बनाने के रूप में स्पष्ट करते हैं। जो आपके व्यवहारवादियों मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने किस पे जोर दिया है, उद्दीपक पे दिया है, अनुक्रिया पे दिया है, रिस्पांस पे दिया है, इस पे ज़्यादा जोर देते हैं, इस पे संबंध बनाने पे जोर देते हैं। वह सब कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, वह व्यवहारवादियों के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, कह रहे हैं इसे ही संबंधवादी सिद्धांत भी कहते हैं। दोस्तों, इसे हम और किस नाम से जानते हैं, इसे ही हम संबंधवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम समझते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। अगर हम सब उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की बात करें, इसमें देखिए एक शब्द आया था आपकी, उद्दीपक स्टिमुलस आया था और अनुक्रिया आया था। तो इसको हम समझ लेते हैं पहले। व्यवहारवादी सिद्धांतों को उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है। जाहिर सी बात है, जो हमने आपको ऊपर बात बताया वही है। जितने भी व्यवहारवादी सिद्धांत हैं उन्हें हम उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत के अंतर्गत रखते हैं। इसे सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया है। जो व्यवहारवादियों के सिद्धांत है दोस्तों, उसको कितने भागों में बांटा गया है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पुनर्बलन सिद्धांत और दूसरा है दोस्तों अपुनर्बलन सिद्धांत। अब देखिए, जो पुनर्बलन होता है इसके अंतर्गत कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं, इसके समर्थक थार्नडाइक हो गए, स्किनर हो गए, पावलोव हो गए, हल हो गए तथा मिलर हो गए। यह सब सिद्धांत, यह सब मनोवैज्ञानिक किसके अंतर्गत हैं, किसके समर्थक हैं, या पुनर्बलन के समर्थक हैं। और अपुनर्बलन के दोस्तों अगर हम सब बात करें तो वाटसन हो गए, गुथरी हो गए, पेस्ट हो गए, आदि हो गए।
अब इसमें जितने भी आपको आप मनोवैज्ञानिक यहाँ पे देख रहे हैं, सभी मनोवैज्ञानिकों को कवर किया जाएगा। ऐसा नहीं सिर्फ हम सब पावलोव के बारे में जानेंगे, हम सब थॉर्नडाइक की बात करेंगे, स्किनर की बात करेंगे, पावलोव की बात करेंगे, हर मिलर सबकी बात किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम सब आज पावलोव को कवर करेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों जो गेस्टाल्टवादियों हैं थे, उनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, कौन कौन से आपको मनोवैज्ञानिक है जो गेस्टाल्टवादियों के अंतर्गत आते हैं। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है शास्त्रीय संज्ञानात्मक सिद्धांत दोस्तों, और दूसरा है आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। अब शास्त्रीय संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत कौन से मनोवैज्ञानिक को हम रख सकते हैं, इसके समर्थक हैं वर्थीमर है, कोहलर है, कोफ्का है, पियाजे है, टॉलमैन है। यह सब दोस्तों शास्त्रीय संज्ञानात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं। और आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के समर्थक आशुबेल है, ब्रूनर है, बंडोरा है, वाल्स है, पिंड्रा है आदि हैं। यह सब दोस्तों आपके आधुनिक संज्ञानात्मक के सिद्धांत के समर्थक हैं। यहाँ पे हम सब जो अधिगम के सिद्धांतों का वर्गीकरण था उसको कवर किया। अब यहाँ से आपका क्लास चलता है। अब यहाँ पे समझ गए होंगे कि हमने वहाँ पे क्यों आपको जो सिद्धांतों का वर्गीकरण था नहीं पढ़ाया था, इसीलिए कि ताकि हम इवान पावलोव को जब पढ़ाएं तो पहले आप समझ लीजिए ना कि आपके पूरा स्ट्रक्चर बन गया, कौन से मनोवैज्ञानिक किसके अंतर्गत आते हैं, कौन मनोवैज्ञानिक किसके अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ से स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब हम सब एक एक मनोवैज्ञानिक को कवर करेंगे। सबसे पहले जो पुनर्वलन के आपके मनोवैज्ञानिक हैं उनको समझते हैं, जिसके अंतर्गत आपके इवान पावलोव आते हैं। यहाँ पे आप चित्र देख रहे होंगे दोस्तों, ये जो क्लास हम सब कवर कर रहे हैं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा यस फॉर स्टडी के नाम से, नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे @YesForStudy1 टाइप करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों जो इवान पावलोव थे कहाँ के निवासी थे, यह एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इनको दोस्तों 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इनका जो प्रयोग है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका प्रयोग जो है किस पे हुआ था, इनका प्रयोग कुत्ते पर हुआ था। इनका जन्म जो 26 सितंबर 1849 को हुआ था और इनकी मृत्यु दोस्तों 27 फरवरी 1936 में हुआ था। इनके सिद्धांत की बात करते हैं। इस सिद्धांत का आधार प्राणी द्वारा किए जाने वाली सहज स्वाभाविक क्रिया से है दोस्तों। इनका जो सिद्धांत है वह किस पे बल देता है, वह इस पे बल देता है कि प्राणी द्वारा किए जाने वाली जो सहज स्वाभाविक क्रिया है इस पे बल देता है। अब इनका जो प्रयोग कुत्ते पे था, किस तरीके से उसको समझते हैं। अध्ययन दोस्तों प्राणी की लार ग्रंथियों का पाचन तंत्र पर प्रभाव। इनका जो फोकस था वह लार ग्रंथियाँ थी, कि हम जैसे अभी हम कोई चीज़ देखते हैं तो कहते नहीं लार टपकने लगा, वही चीज़ था कि हम कैसे किस चीज़ को देखते हैं, लार टपकेगा कि नहीं टपकेगा, यही सब सिद्धांत था। इन्होंने प्रयोग कुत्ते पे किया और यही प्रक्रिया दोस्तों समझ लिए कि प्रयोग जानवर पर, जाहिर सी बात है मानव पे करते नहीं, प्रयोग जानवर पे प्रयोग करते हैं और वही अप्लाई करते हैं कि मानव पे भी अप्लाई होता है, करते हैं। 1904 में इन्होंने ही अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब हम समझते हैं इस सिद्धांत के आधार प्राणी द्वारा किए जाने वाली सहज स्वाभाविक क्रिया होती है। स्वाभाविक उद्दीपक दोस्तों, एक होता है स्वाभाविक उद्दीपक के लिए स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। जो हम स्वाभाविक उद्दीपक होता है, अभी अगर आप यहाँ पे स्वाभाविक उद्दीपक नहीं समझ पा रहे कोई नहीं, अभी इसके एक एक पॉइंट को हम सब बहुत विस्तार से समझेंगे। हर स्वाभाविक का मतलब क्या होता है, अस्वाभाविक का मतलब क्या होता है। करें स्वाभाविक उद्दीपक रहेगा तो स्वाभाविक अनुक्रिया होगी। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं पहले। तथा अस्वाभाविक या अनुबंधित उद्दीपक के लिए दोस्तों कैसी क्रिया होगी, अस्वाभाविक या फिर अनुबंधित अनुक्रिया होगी। स्वाभाविक के लिए स्वाभाविक क्रिया होगी और अस्वाभाविक के लिए अस्वाभाविक क्रिया होगी। उद्दीपक, जैसे उद्दीपक यहाँ पे आप देख रहे हैं अस्वाभाविक स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक। उद्दीपक किसी वस्तु से समझ लीजिए, जैसे भोजन है, भोजन आपका उद्दीपक आएगा। अनुक्रिया भोजन को देखने के बाद हमारे अंदर जो भावना आती है वही आपकी अनुक्रिया है। लेकिन इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। जैसे स्वाभाविक उद्दीपक मांस का टुकड़ा दोस्तों, यह भोजन मांस का टुकड़ा क्या हो गया, भोजन हो गया। भोजन कैसी क्रिया है, ये स्वाभाविक उद्दीपक है। लेकिन अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी का बजाना। अब घंटी बजाना दोस्तों क्या है, यह अस्वाभाविक उद्दीपक है। जैसे अभी हम घंटी बजा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। आप समझ पा रहे हैं किस लिए घंटी बजा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए यह अस्वाभाविक उद्दीपक होता है। लेकिन जब
किसी पर्पस के लिए घंटी बजाया जाए, आप समझे हाँ यह किस लिए घंटी बजाया जा रहा है, तब यह स्वाभाविक में बदल जाता है। इसको जानते रहिए आप। प्रयोग के कुत्ते को कुछ दिन भूखा रखकर, इसका जो प्रयोग था यहाँ पे देखिए कि प्रयोग के कुत्तों को कुछ दिन भूखा रखकर एक मेज में से कसकर बांधा गया। इनका जो प्रयोग किए थे, एक कुत्ते को भूखा रखें और उसे एक मेज पर कस के बांध दिए। उसके बाद पावलोव ने कुत्ते की लार ग्रंथियों को सर्जरी द्वारा एक पतली नली से जोड़कर एक बीकर से जोड़ दिया। जब वो भूखा था, उसके जो गले में उसकी लार ग्रंथियाँ थी, वहाँ से एक पाइप डाल के सर्जरी के जरिए उसे एक बीकर में डाल दिए, एक डब्बे में डाल दिए। हाँ, अब हम चेक करेंगे कि इसके अंतर्गत कैसी अनुक्रिया आती है। इन्होंने क्रिया के 3 प्रकार बताए थे। यह जो क्रिया किया था, इसके जो है 3 प्रकार बताए थे। पहले प्रकार सहज क्रिया, प्रतिक्रिया और दोस्तों अनुक्रिया होती है। अब हम पावलोव द्वारा किए गया जो प्रयोग था उसके बारे में समझते हैं। पावलोव के उपकरण सबसे पहले समझेंगे, यह प्रयोग करने के लिए किस किस चीज़ का उपकरण का इन्होंने प्रयोग किया था। अगर हम जब पावलोव को पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचेगा जो हम सब न पढ़ें। हर एक पॉइंट को हम सब बहुत विस्तार पूर्वक से जानने का प्रयास करेंगे। उपकरण की अगर हम सब बात करें तो एक लकड़ा का स्टैंड था दोस्तों, वही यहाँ पे आप चित्र में देख रहे होंगे। या एक लकड़ी का स्टैंड रखे थे कुत्ते को खड़ा करने के लिए। इसके बाद है कुत्ते के सामने निश्चित समय पर भोजन की व्यवस्था। एक स्टैंड से कुत्ते को, लकड़ी के स्टैंड में कुत्ते को रख दिए और उसके सामने निश्चित समय पर भोजन लाने की व्यवस्था। घंटी तथा भोजन प्रस्तुत करने के लिए त्वरित बटन, एक बटन लगा दिए कि घंटी बजाने के लिए एक बटन, भोजन पहुंचाने के लिए एक बटन लगा दिए। कुत्ते की लार एक उचित स्थान पर बीकर में एकत्रित किए। अब जब हम भोजन कुत्ते के सामने लाते हैं, उसका लार टपकने लगता है। अब वो लार एक बीकर में लगा दिए कि हम लार वहाँ पे इकट्ठा करेंगे, लार आ रही है कि नहीं आ रही है भोजन को देखने के बाद। ध्वनि विरोधी कक्ष, ऐसा कक्ष का इस्तेमाल किए जहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा ना हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लीजिए, सिर्फ इसका नाम आप समझिए। इसके जस्ट बाद अब हम इसके एक एक पॉइंट को समझेंगे। यह पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्वाभाविक उद्दीपक दोस्तों अनकंडीशनल स्टिमुलस और अस्वाभाविक उद्दीपक कंडीशनल स्टिमुलस। स्वाभाविक अनुक्रिया नेचुरल रिस्पांस या फिर अस्वाभाविक अनुक्रिया जिसे हम कंडीशनल रिस्पांस कहते हैं। देखिए, इसे हम यूएस कहते हैं। इसे आप यूएस के बजाय यूसीएस भी कह सकते हैं। कहीं कहीं पे आपको यूसीएस दिखेगा तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, यही मतलब है यूसीएस। एक मिनट, कहीं पे आपका यूसीएस मिलता है, उसको भी आप जानते रहे, यूसीएस मतलब यही है। और कहीं कहीं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूएस यही देखने के मिलेगा। स्वाभाविक उद्दीपक, इसके बाद स्वाभाविक अनुक्रिया कंडीशनल स्टिमुलस, इसे हम सीएस के नाम से जानते हैं। इसका ये शॉर्ट फॉर्म ही लिखा गया है, आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, तो इसको हम इससे इंडिकेट करते हैं। इसके बाद अब इसके हम चरण समझते हैं। अब आप जो इसके पहले मैंने पढ़ा उसी के बाद यहाँ पे किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे भी, स्वाभाविक उद्दीपक यूएस था और स्वाभाविक अनुक्रिया यूआर था। अब स्वाभाविक अनुक्रिया क्या थी दोस्तों? अगर स्वाभाविक अनुक्रिया की हम सब बात करें, यहाँ पे हमने देखा ना स्वाभाविक अनुक्रिया क्या थी, यूआर थी। उसी चीज़ को इसीलिए हमने वहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा दिया कि आप समझ जाएँ कि हम आगे इसके बारे में जब चर्चा करें, ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो कि हम यूआर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं या फिर स्वाभाविक अनुक्रिया का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। जैसे इसमें चरण बता रहे हैं, स्वाभाविक उद्दीपक क्या है और स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है, इसको हम आपको एग्जाम्पल के जरिए जब बताते हैं। जैसे स्वाभाविक उद्दीपक, इसके पहले आपको हम बताया था मांस का टुकड़ा क्या था, आपका स्वाभाविक उद्दीपक था। और घंटी क्या था, घंटी बजाना एक अस्वाभाविक था। तो भोजन स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, भोजन है, भोजन है। स्वाभाविक अनुक्रिया क्या होगी, लार टपकाना। जाहिर सी बात है, अगर हम भोजन को देख, भोजन हमारे साथ आया, सामने आया, हमने भोजन को देख लार टपकाना शुरू कर दिया, यह एक भोजन क्या हो गया, स्वाभाविक उद्दीपक हो गया। और अनुक्रिया हमारी कैसी है, यह हमारी स्वाभाविक अनुक्रिया है। और ये जो प्रयोग किए थे दोस्तों, आप सिर्फ, हम तो आपको एक ही बार बता रहे हैं, लेकिन इनका प्रयोग एक ही बार नहीं, बहुत बार किए। बार बार भोजन लाना, चेक करना, काफ़ी बार यह प्रक्रिया किया गया था। इसके बाद करें अस्वाभाविक उद्दीपक। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ से आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा।
स्वाभाविक उद्दीपक आया तो भोजन हो गया, और स्वाभाविक अनुक्रिया कैसी होगी, लार टपकाना होगा। लेकिन अस्वाभाविक उद्दीपक, हमने घंटी बजाना शुरू कर दिया। अब आप घंटी का मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं, घंटी का मतलब क्या है, आपकी अनुक्रिया कैसी होगी, आप अचंभित हो जाएंगे, आप पता ही नहीं है इसका मतलब क्या है। अब हम घंटी बजा रहे हैं, आपके अंदर कैसा रिस्पॉन्स आएगा, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये घंटी बजाया क्यों जा रहा है, क्योंकि आपको पता नहीं है घंटी किस लिए बजाया जा रहा है। यह कैसी अनुक्रिया है, यह अस्वाभाविक अनुक्रिया हो गई। आपका उद्दीपक घंटी हो गया, उद्दीपक आपका घंटी है जो कि हम बजा रहे हैं, लेकिन अनुक्रिया आपकी कैसी है, अस्वाभाविक अनुक्रिया है, जिसका कोई मतलब नहीं है कि आप अचंभित हो जा रहे हैं घंटी क्यों बजाया जा रहा है। लेकिन इसके जस्ट पहले की अगर हम सब बात करें तो वहाँ पे देखिए कैसी व्यवस्था थी, भोजन स्वाभाविक थी, देखने के बाद ला रहा है तो यह आपका स्वाभाविक अनुक्रिया हो गया। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, अब यहाँ देखिए यह प्रक्रिया काफ़ी बार किया गया, 8-10 बार किया गया। घंटी की आवाज़, घंटी बजा रहे हैं, आज अपन अचंभित हो जा रहे हैं, जो कुत्ता था अचंभित हो जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं समझ पा रहे। लेकिन इसके बाद जो किया गया वह देखिए, वह इंपॉर्टेंट है। अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था, घंटी की आवाज़। स्वाभाविक उद्दीपक यहाँ पे हमने पढ़ा था भोजन। अब इसको दोनों को हमने जोड़ दिया, इसके बाद हमारा रिजल्ट क्या आया, ला टपकाना, स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई। अब कैसी अनुक्रिया हो गई, अब हमने घंटी बजाया, भोजन दे दिया। जो कुत्ता हमने रखा था, हमने घंटी बजाया, उसके तुरंत भोजन दे दिया। अब वो एक बार तो समझ नहीं पाएगा, हमने घंटी बजाया, अचंभित हो गया क्यों घंटी बज रही, लेकिन जब भोजन गया वो सोचा कि हाँ अब हमको खा लेना चाहिए, ला टपकना शुरू हो गया। फिर हमने उसको घंटी बजाया, थोड़ी देर बाद फिर उसको हमने भोजन दे दिया। यह प्रक्रिया जब काफ़ी बार हुआ तो वह समझ गया कि जब भी घंटी बजेगी तो हमको भोजन मिलेगा, इसलिए घंटी बजाना प्लस भोजन देना क्या बन गया, आपका ला टपकाना बन गया। अगले पॉइंट पे बनते हैं। इसके बाद है दोस्तों अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक अनुक्रिया। जब हम यह प्रक्रिया बहुत बार किए, काफ़ी बार किए, तो अब कुत्ता समझ गया घंटी बजेगी हमको भोजन मिलेगा, वो तैयार हो जाता था खाने के लिए। लेकिन आप ऐसा करिए, घंटी बजाइए, उसको भोजन ही ना दीजिए, क्या लार टपकेगा कि नहीं टपकेगा, दोस्तों लार टपकेगा, क्योंकि वह समझ गया है कि घंटी बजेगी तो हमको भोजन मिलेगा, इसलिए आपने घंटी बजाया, उसको पता है कि हाँ भोजन आने वाला है, और लार टपकाना शुरू कर दिया और उसे भोजन ना दिए। जब यह प्रक्रिया आप काफ़ी बार करेंगे, देखिए यहाँ पे अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी बजाना, स्वाभाविक अनुक्रिया किस में बदल गई है, ला टपकाना में बदल गई। वही कह रहे थे, आप अगर कुत्ते को घंटे बजाएं, भोजन दे रहे हैं, तो उसकी अनुक्रिया ला टपकाना रहेगी। लेकिन अगर यह प्रक्रिया काफ़ी बार आपने कर दिया है, 10 बार 50 बार आपने कर दिया है, उसके बाद आप जब घंटी बजाएंगे, कुत्ता समझ जाएगा घंटी बजने के बाद हमको भोजन मिलता है। जब आप घंटी बजाएंगे वो लार टपकाना शुरू कर देगा, जब घंटी बजेगी हमको भोजन मिलेगा। लेकिन आप भोजन ना दें तब भी उसका लार टपकेगा। यह इसी के प्रयोग के चरण थे। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे इसके हर चरण के हर पहलू के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर दीजिए, उसका सैल्यूशन आपको अगले वीडियो में या फिर इसी कमेंट में दिया जाएगा। तो आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप चित्र के जरिए भी समझ सकते हैं कि रिस्पांस कैसा था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है, जिसमें हम सब आप सबके लिए हर एक पॉइंट को बहुत विस्तार पूर्वक से समझ के तब आप सबके सामने पेश करते हैं, ताकि कोई आपको समस्या ना हो। हर एक पॉइंट को क्लियर करना चाहते हैं। अपने एग्जाम में ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ते जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उसको हम न बताएं। इसमें आपको इस चैनल पर सीटेट के लिए कंप्लीट वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। 2011 से लेकर 24 तक सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। सभी जितने भी क्लासें उपलब्ध कराएंगी उसकी पीडीएफ भी आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप @YesForStudy1 टाइप करेंगे तो ग्रुप आपको मिल जाएगा। तो आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ विशेष की बात करते हैं। करें कुत्ते के मुख में लार आना कल्पना प्रसूत स्राव या मानसिक प्रसूत स्राव कहलाता है। दोस्तों, जो कुत्ते के मुख में लार आ रहा है इसे क्या कहते हैं, कल्पना प्रसूत स्राव या फिर मानसिक प्रसूत स्राव कहलाता है। शास्त्रीय अनुकूलन में अस्वाभाविक उत्तेजक स्वाभाविक उत्तेजक के साथ मिलकर उसके सभी विशेषताओं को प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि अस्वाभाविक उत्तेजक और स्वाभाविक उत्तेजक एक साथ मिलकर सभी विशेषताओं को प्राप्त कर लेता है। भोजन को अनुकूलित उत्तेजक कहते हैं, अनुबंधन को उच्च श्रेणी का अनुकूलन कहते हैं।
पावलोव के सिद्धांत का प्रयोग उस क्षेत्र में करते हैं जहाँ चिंतन की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए इसका जो प्रयोग था इसमें कोई सोचने की, चिंता करने की आपकी कोई बात ही नहीं है। घंटी बजा, भोजन आया, लाट टपकाना शुरू कर दिया। अब आपके सामने भोजन आएगा, तुरंत मन करेगा इसको खा लें। क्या इसमें आपको चिंतन करने की ज़रूरत है? इसमें चिंतन क्या करना, सामने भोजन है, हमको खाना है। एक जैसे आप ही आपके घर पे कहीं पे भी नियम लग जाए, घंटी बजेगी भोजन मिलेगा। आप जब घंटी बजेगी एक बार गए भोजन मिला, सही है, यह प्रक्रिया होगी, आपकी एक आदत पड़ जाएगी। घंटी बजेगी हमको भोजन मिलेगा, घंटी जैसा बजी आप लाट, आपके मुंह में पानी आना शुरू हो गया, अब हमको भोजन मिलने वाला, हम जाके खाना है। लेकिन अगर कहीं आप जाएँ भोजन ना मिले, लेकिन लार आपका तब भी तो टपका ना, वही चीज़ इसमें बता रहे थे। यह क्रो एंड क्रो के अनुसार है। इस विधि का प्रयोग मानसिक उपचारों में किया जाता है। अनुशासन में दंड और पुरस्कार इसी विधि पर आधारित है। इसमें एक सिद्धांत है दोस्तों, विलोपन का सिद्धांत, उसको आपको हम बता देते हैं। जब अस्वाभाविक उत्तेजक को बार बार दोहराया जाता है तो उसे स्वाभाविक उत्तेजक से नहीं जोड़ा जाता, स्वाभाविक अनुक्रिया धीरे धीरे समाप्त हो जाती, इसे विलोपन का सिद्धांत कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब आपने उस कुत्तों को घंटे बजाया, भोजन दिया, लाट टपकाया, फिर आपको एक समय ऐसा आया सिर्फ घंटी बजा रहे हैं, भोजन नहीं दे रहे हैं, कुत्ता तब भी लाट टपकाएगा। एक बार टपकाएगा, 2 बार टपकाएगा, 4 बार टपकाएगा, 10 बार टपकाएगा। क्या हर समय टपकाएगा? वो समझ जाएगा अब घंटी बजने में हमको भोजन नहीं मिलता है। यही आपका क्या कहलाता है? विलोपन का सिद्धांत कहलाता है। अनुकूलन के प्रकार हम समझते हैं। समकालीन अनुकूलन, भोजन और घंटी एक साथ प्रस्तुत करना दोस्तों क्या है? यह समकालीन अनुकूलन के अंतर्गत आता है। विलंबकालीन अनुकूलन, पहले भोजन के बाद घंटी प्रस्तुत करना है, बाद घंटे दोस्तों, यह क्या है? विलंबन का अनुकूलन है। अनुमार्गी अनुकूलन, पहले भोजन काफ़ी देर, ये पहले हम भोजन दें फिर काफ़ी देर बाद दें, यही आपका अनुमार्गी अनुकूलन कहलाता है। पृच्छोन्मुखी अनुकूलन, पहले घंटी उसके पश्चात भोजन, यह दोस्तों पृच्छोन्मुखी अनुकूलन कहलाता है। कुछ प्रमुख शब्द हैं उसको आप जान लीजिए। विलोपन दोस्तों, जैसे कि इसके बारे में हमने आपको बताया, लगातार घंटी बजाने और भोजन ना देने पर लार टपकने की क्रिया का विलोपन हो जाएगा, यही आपका विलोपन का सिद्धांत कहलाता है। आदर्श अंतराल दोस्तों, घंटी और भोजन के बीच एक अंतराल होना चाहिए, जिससे पावलोव ने 0.5 से 5 सेकंड माना है। कहने का तात्पर्य आप घंटी बजाएं, भोजन देने में कितना समय लगे, 0.5 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक, 0.5 से लेकर दोस्तों 0.5 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक समय लगना चाहिए। यह ऐसा नहीं कि आप घंटी बजा दे 1 घंटे बाद खाना दीजिए, ऐसा नहीं। उसका जो समय है एक फिक्स समय है, इसके अंतर्गत आप इसके अंदर ही आपको भोजन उसको देना है। 0.5 से लेकर 0.5 से लेकर 5.2। इसके बाद है उद्दीपक समानीकरण दोस्तों, एक जैसे उद्दीपकों पर एक जैसी अनुक्रिया होना, जैसा घंटी की जगह हारमोनियम या गिटार बजाने पर भी लार टपकाना। अब घंटी बजाने पर लार टपक रहा है, अगर उसे हम हारमोनियम बजाएं तभी लार टपकाना, यही आपका उद्दीपक समानीकरण कहलाता है। उद्दीपक विभेदन दोस्तों, जब कुत्ता भोजन और घंटी में अंतर कर लेगा, यही आपका उद्दीपन विभेदन कहलाता है। जो कुत्ता समझ जाए कि घंटी क्या है और भोजन क्या है, कुत्ता और भोजन और घंटी में अंतर कर लेगा, अब घंटी बजने में हमको भोजन नहीं मिलेगा, यही आपका उद्दीपक विभेदन कहलाता है। इनके प्रयोग की हम सब बात करें, बच्चों को कभी भी ऐसे शब्द ना कहें जो कुंठा मय में बदल जाए, जैसे तू बड़ा होशियार बनता है, तुझे मैं देख लूँगा, इस तरीके से सब बालक को नहीं बोलना चाहिए। पावलोव के सिद्धांत का प्रयोग जो था, बच्चों के कभी भी ऐसे शब्द का प्रयोग ना कहें जाए जो कुंठा में बदल जाए, जैसे उसे कहें बालक को आप ऐसा नहीं कह सकते तू बहुत होशियार है, चलो हम तुमको देखते हैं क्लास के बाद। अच्छे कार्य के लिए विद्यार्थियों को आलेख पुस्तिकाओं में सुंदर, अच्छा, बहुत अच्छा आदि प्रशंसा युक्त शब्द लिखना उपयुक्त होता है दोस्तों। जैसे कोई बालक कोई चीज़ लिखा, अब उसको आप पैसा दे के नहीं पुरस्कार दीजिए, लिख दीजिए उसके बुक बहुत सुंदर लिखे हो, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड, इस तरीके से आप उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए प्यार और प्रशंसा ये पुरस्कार अच्छे उद्दीपक हैं। प्रशंसा और पुरस्कार दोस्तों अच्छे उद्दीपक हैं, लेकिन ज़्यादा करने से हानिकारक हो जाएगा। इसको आप जानते हैं, ऐसा नहीं कि किसी बालक की आप प्रशंसा ही पुरस्कार ही करते रहें, ऐसा भी करने से आप बच्चे को लिए हानिकारक हो जाएगा। आगे हम समझते हैं अनुबंधित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी के फायदे हैं, इसको प्रभावित किस किस चीज़ से प्रभावित हो जाएगा उसको आपको बताते हैं।
अभ्यास दोस्तों, समय, बाहरी रुकावटें, अल्फ्रेडा, बुद्धि, अवस्था का आयु, स्वास्थ्य, वातावरण। यह सब दोस्तों अनुबंधित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कारक दोस्तों इसको आप खुद से ही समझ लीजिए, आप कोई भी अपने आसपास देखिए, उसको आप कनेक्ट करेंगे, आप समझ जाएंगे कि इससे भी प्रभावित हो सकता है जो अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत है। पावलोव के सिद्धांतों के अन्य भी नाम हैं, तो आप जानते रहिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप देखेंगे कि एक सिद्धांत का नाम और कुछ भी आपको मिल जाएगा, तो इसको भी आप जानते रहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो यह सिद्धांत है, यह सिद्धांत भी आपके पावलोव के द्वारा ही दिया गया है। जैसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है दोस्तों? यह पावलोव का। इसी सिद्धांत के जो है अन्य नाम है, पावलोव के सिद्धांत के जो अन्य नाम है। इसके बाद अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसे सीआर थ्योरी के भी नाम से जाना जाता है, इसको जानते रहिए, यह इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा जो पूछा जाता है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। इनका प्रयोग कुत्ते पे था। यह सब पॉइंट आप जानते रहिए। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अधिगम का प्राचीन व परंपरागत सिद्धांत, यह भी पावलोव के द्वारा दिया गया था। ट्राइफियस अनुबंधन का सिद्धांत दोस्तों, ट्राइफियस सिद्धांत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा? पावलोव के द्वारा दिया गया था। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, यह भी सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया था। क्लासिक कंडीशनल सिद्धांत, यह भी दोस्तों पावलोव के द्वारा है। इससे के अन्य नाम है। यहाँ पे आज हम सब जो पावलोव से संबंधित आपके पॉइंट थे, हर एक पॉइंट को कवर कर लिया थ्योरी क्लास के जरिए। अब हम यहाँ से कुछ एमसीक्यू को भी कवर करेंगे, और जो आपने अभी इसके पहले पढ़ा है उसी से संबंधित क्वेश्चन को कवर करेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले अधिगम से संबंधित पावलोव की रचना है दोस्तों, कैसी है रचना, कौन सी है? एनिमल इंटेलिजेंस, कंडीशनल रिफ्लेक्स, या फिर डायनेमिक थ्योरी, या फिर लर्निंग रीइंफोर्समेंट। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, कंडीशनल रिफ्लेक्सेस। पावलोव का सिद्धांत किसने नाम से जाना जाता है? संबंध प्रत्यावर्तन, संबंध प्रतिक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, या फिर उपरोक्त सभी। आपने इसके पहले आपको हमने बताया कि ये सभी नाम किसके हैं? पावलोव के सिद्धांत के अन्य नाम हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत अनुकूलन बल देता है। इसमें जो अनुकूलन शब्द है किस पे बल देता है? प्रेरणा पे देता है, पुनर्बलन पे, चिंता पे, या फिर अंतर्दृष्टि पे। यह बल देता है, प्रेरणा पे बल देता है। पावलोव के प्रयोग में ध्वनि के पश्चात उपस्थित भोजन दोस्तों, क्या जिसे ध्वनि आए, कोई घंटी बजी, उसके बाद भोजन आया, वो क्या है? अनुबंधित अनुक्रिया है, अनुबंधित उद्दीपक है, अस्वाभाविक उद्दीपक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अनानुबंधित उद्दीपक है। मैं अपनी चाबियाँ मेरे टेलीफोन के पास खूंटी पर टांगता था। अब मैंने चाबियाँ रखने की जगह बदल दी, फिर भी मैं चाबियाँ लेना खूंटी के पास ही जाता हूँ। यह उदाहरण है किसका है? अनुबंधन का है, प्रयत्न भूल का है, अल्फ्रेडा का है, लापरवाही का है। जैसे आप कोई काम अपने घर में जैसे बता रहे हैं कि एक खूंटी है, वहाँ पे हम हर समय चाबी टांगते थे, लेकिन एक समय आया कि अब हम चाबी अलमारी में रखने लगे, लेकिन हम कभी कभी खूंटी में जाकर चाबी हेरने लगते हैं। या क्या, इसे आप क्या कहेंगे? इसे दोस्तों कहेंगे अनुबंधन। यह किसका उदाहरण है? अनुबंधन का उदाहरण है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सीखने के ये सार सिद्धांत निम्न में से कौन सी उपयोगिता है? मंदबुद्धि बालकों को पढ़ाने में सहायक है, गंभीर चिंतन वाले विषयों के अध्ययन में उपयोगी है, बालकों में अच्छी आदतों के निर्माण में सहायक है, या फिर उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यह उपयुक्त सभी पे सहायक है। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों जो आपके पावलोव से संबंधित क्वेश्चन थे, हर एक क्वेश्चन को कवर किया, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीटेट एग्जाम में, उसको, बाकी थ्योरी क्लास को भी कवर किया। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके एग्जाम के पॉइंट में से बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है, और आपके एग्जाम में यह चैनल हेल्प ही करेगा। तो इसी के साथ यह क्लास हमें यहीं समाप्त करते हैं। आपसे एक और नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।